एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैन ऑफ बायोलॉजी विद आशना सिद्दीकी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 3 देखा था, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस पेपर जो हमारा इस साल हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। सो हमारी इन वीडियोज़ की सीरीज़ चलती हुई आ रही है, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है या आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं विद सॉल्यूशन। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ईजिली जाके देख सकते हैं। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लॉटिंग जो होती है 4 टाइप की होती हैं: सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये 3 ब्लॉटिंग जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो सदर्न ब्लॉटिंग हम यूज़ करते हैं डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट डीएनए। नदर्न ब्लॉटिंग हम यूज़ करते हैं आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग हम यूज़ करते हैं प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। कौन कौन से? सदर्न डीएनए के लिए, नदर्न आरएनए के लिए और ईस्टर्न प्रोटीन के लिए। तो ये क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम छाटेंगे। हमें एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने होते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सा नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन के साथ। तो ऑप्शन बी में आप देखिए, यहाँ पे आरएनए के बारे में बात हो रही है, सेपरेटेड आरएनए, जो कि हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और भी देखते हैं हम, ऑप्शन डी में भी किसकी बात हो रही है? आरएनए की। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो अब हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड देन ब्लॉटिंग द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फॉलोड बाय इंक्यूबेशन, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय इंक्यूबेशन। तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देख सकते हैं आप। सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेलेक्टेड एनिमल्स। किसका आइसोलेट करना? डीएनए का। डाइजेशन ऑफ डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन एग्रोस जेल्स टू सेपरेट डीएनए। सेपरेट डीएनए, जो कि हमारा ऑप्शन सी में नहीं था। सेपरेशन, डीएनए का सेपरेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन डैश डिसऑर्डर, phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivative. Accumulation of these in brain result in mental retardation. These are also excreted through urine because it is poor absorption by kidney. It is poor absorption by kidney. तो इसका भी हमारा डायरेक्ट ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे आंसर में भी दे रखा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एन अमीनो एसिड दैट डज नॉट फॉर्म एन अल्फा हेलिक्स। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म नहीं करता? इसका भी हमारा डायरेक्ट आंसर है, एन अमीनो एसिड दैट डज नॉट फॉर्म एन अल्फा हेलिक्स इज प्रोलीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा 33 भी इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये थोड़ा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये भी बहुत ही इजी है। हाउ मैनी मोल्स एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 NaCl। कितना मोल और कितना ग्राम ऑफ NaCl है? सबसे पहले हमें मोल निकालना है एंड देन हमें ग्राम निकालना है NaCl का। सो चलते हैं हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ। हमें मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.5 m। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 0.250 लीटर में। हमें यहाँ पे मिलीलीटर में दिया था, हमने इसको लीटर में चेंज कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या प्रेजेंट है? m इक्वल्स टू n/v। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमें पता ही नहीं है, बट हमें मोलैरिटी भी पता है, जो हमारी है 0.5,
और हमें वॉल्यूम भी पता है जो है हमारा 250 ml, जिसको हमने लीटर में चेंज कर दिया था 0.250 लीटर। फॉर्मूले से क्या करेंगे, अब हम सीधा देखते हैं क्या करा है हमने सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। देख सकते हैं आप 0.5 इक्वल्स टू n अपॉन 2.250। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.125। ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहीं से हमारा एक तरह से आंसर मिल गया। अब हम देखेंगे 0.15 मोल, देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा तो 0.125 मोल आ रहा था, और ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा बच्चा ए और सी। अब हमें ग्राम निकालना है। अब ग्राम निकालने के लिए आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो गए, अब 2 ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्राम निकालने के लिए। सो वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द अमाउंट ऑफ मास इक्वल टू इट्स मोलर मास। सो 1 ml ऑफ NaCl हैज़ मास ऑफ 58.5। हमारे 1 मोल NaCl के मोल की वैल्यू क्या है, मास क्या है, 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम। हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मास निकालने के लिए। जब हम 0.125 का मास निकालेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 58.5 की। हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, 7.32 ग्राम। 7.32 ग्राम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। अब देख सकते हैं हम कहाँ पर आ रहा है हमारे ये ऑप्शन। हमारे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन बी गलत हो गया था, ऑप्शन डी गलत हो गया था। अब हमसे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ग्राम में क्या आ रहा है मोल, 7.3 ग्राम, 7.32 ग्राम। इसमें भी पॉइंट नहीं दे रखा है, विच मीन्स क्वेश्चन में ही गलती आई थी। और अगर मैं आपको एक चीज़ गौर कराऊं तो आप देख सकते हैं सब में मोल की जगह क्या आ रहा है, मॉट, MOT, मॉट। तो इससे भी हम डायरेक्ट अगर ऑप्शन ए पे आंख बंद करके भी लगा देते तब भी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। कई बार ऐसी होता है क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आ जाते हैं कि हमें मिसप्रिंट हो जाते हैं और हमें आंसर सामने दिख जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जिसमें पूछा गया है रिसोल्यूशन इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अचीव्ड एट। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में रिसोल्यूशन होता है तो कब हमें प्राप्त होता है, तो पता चल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है मैंने। रिसोल्यूशन इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अचीव्ड एट इल्यूजन स्टेज। कहाँ पे मिलता है हमें, इल्यूजन स्टेज में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Protein kinesis phosphorylate proteins at hydroxyl group on an amino acid side chains. Which one of the following group of amino acids contains side chain hydroxylic group? Hydroxylic group कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। इनमें से किन किन अमीनो एसिड्स के पास होता है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। 2 अमीनो एसिड्स सेरीन एंड थ्रियोनाइन contain aliphatic hydroxyl group that is an oxygen atom bonded to hydrogen atom represented in OH। कौन कौन सा बताया इन्होंने, सीरीन एंड थ्रियोनिन। आप कहीं और देख रहे हैं, विच मीन्स सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टायरोसिन possesses a hydroxylic group in a aromatic ring making a phenol derivative। यहाँ पे टायरोसिन की भी बात हुई है। टायरोसिन क्या है, एक हमारा एरोमेटिक है। और कौन कौन से होते हैं हमारे एरोमेटिक, वाइफ, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन, दिस वन। तो एरोमेटिक में भी हमारा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो किसके पास प्रेजेंट होता है, टायरोसिन के पास। और नॉर्मल जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, सीरीन एंड थ्रियोनिन। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रीफ्यूज इज इंक्रीज्ड बाय। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब हमसे पूछा गया है कब इसका सेंट्रीफ्यूज इंक्रीज होता है, तो जब डिक्रीज करते हैं तब,
इंक्रीज़ करते हैं तब, या फिर डिक्रीज़ करते हैं और दोनों के बीच में, पार्टिकल और लिक्विड के बीच में, या फिर इंक्रीज़ करते हैं विस्कोसिटी और सस्पेंडेड फ्लूइड के। तो इसका हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग द सेंट्रीफ्यूज स्पीड। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? सॉल्यूशन में देखिए, डबलिंग द स्पीड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्पीड की। बाकी किसी ऑप्शन में स्पीड की बात नहीं हो रही थी। ऑप्शन बी में हमारी स्पीड की बात हो रही है। डबलिंग, डबल करना मीन्स इंक्रीज करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा इसका भी आंसर पता चल गया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। मैंने जो इस यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, आप उन्हें भी पढ़ के इसे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। Which one of the following is true during the separation of biomolecules by reversed phase chromatography? इनमें से कौन सा ट्रू है जब सेपरेशन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का बाय रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी? दो तरह की हमारी क्रोमेटोग्राफी इनमें बताई गई हैं, जो रिवर्स फेस होती है और जो नॉर्मल फेस होती हैं। तो हमसे यहाँ पे रिवर्स के लिए पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन है स्टेशनरी फेस इज लेस पोलर देन मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस इज मोर पोलर देन मोबाइल फेस, बोथ द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस आर हैविंग द सेम पोलैरिटी, द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेस डज नॉट प्ले एनी रोल। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पोलैरिटी मैटर ही नहीं करती, करती है, बहुत करती है। सेम नहीं हो सकते। अब हमारे या तो ऑप्शन ए सही है या हमारा ऑप्शन बी सही है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इन रिवर्स्ड फेस क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेस इज पोलर, द मोबाइल फेस इज पोलर। अब देख रहे हैं मोबाइल फेस किस में पोलर है। एंड द स्टेशनरी फेस इज नॉन पोलर, स्टेशनरी फेस जो है नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स लेस पोलर है। इसमें तो मोर पोलर दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉन पोलर वाइल इन नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेस इज नॉन पोलर 100% ऑर्गेनिक एंड द स्टेशनरी फेस इज पोलर। क्या बोला है इस क्वेश्चन में? रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी होगी तब स्टेशनरी फेस जो है लेस पोलर होगा देन मोबाइल फेस। मीन्स मोबाइल फेस का क्या होगा? ज़्यादा होगा पोलैरिटी, और स्टेशनरी फेस की पोलैरिटी थोड़ी सी उससे कम होगी। बट इन नॉर्मल फेस स्टेशनरी फेस की पोलैरिटी ज़्यादा होगी और मोबाइल फेस की पोलैरिटी उससे थोड़ी कम होगी। तो हमारे इसी में क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑफ ई कोलाई इज। डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है कि ये क्या वर्क करता है। सिंपल, ई कोलाई के अंदर रिक्वायर्ड ऑफ डी नोवा सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमारा डीएनए 1 करता है। इन्वॉल्व इन डीएनए रिकॉम्बिनेशन, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखना है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो हमारा सॉल्यूशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्क में ये वर्क करता है रीस्टार्ट करने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। डीएनए पॉलीमर्स थर्ड ऑफ ई कोलाई इज रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट रेप्लिकेशन फॉर्क, इज यूज टू रीस्टार्ट रेप्लिकेशन फॉर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। या मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। कितनी स्टेटमेंट? 4 स्टेटमेंट दी गई है। अब हमें उनमें देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कोई भी सही नहीं है। देखते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 4 ही करेक्ट, और या फिर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमारा? राइट एंड ऑफ पॉलीसेक्राइड चेन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। राइट साइड वाला जो होता है वो हमारा पॉलीसेक्राइड चेन, वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एंड। वाइल लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। Starch can hold iodine molecules in its helical secondary structure, but cellulose being non-helical
कैन नॉट होल्ड आयोडीन। तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड ऑल्सो करेक्ट। फिर है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच मॉलिक्यूल। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच मॉलिक्यूल है, ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 4 स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, ये भी हमारा गलत है, सॉरी ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे सारे ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। ऑप्शन ए बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी सारे करेक्ट हैं, विच मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इनके सॉल्यूशन भी पढ़ लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Can of Biology with Ashna Siddiqui.